नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम प्रश्नावली 3 को हल कर रहे थे और आज ये प्रश्नावली 3 की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम प्रश्नावली 4 जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम सवाल नंबर 2 को करेंगे प्रश्नावली 3.3 के, और इसमें हम विलोपन विधि से इन सवालों को हल करेंगे। तो पिछली क्लास में भी हमने विलोपन विधि सीखी थी और मैंने आपको बताया था कि विलोपन विधि सबसे आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और आप अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में कि सर पढ़ा रहे हैं, लाइव डेली क्लास चलती है। और कल तो कृष्ण जन्माष्टमी थी, इस वजह से मैंने अवकाश रख दिया था। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में लिख दीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए। आप लोग आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या लिखा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें 5 सवाल है। पांचों में जो समस्याएं दे रखी है उनसे आपको रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं, जैसा मैंने आपको पहले बनाना सिखाया था प्रतिस्थापन विधि में, ग्राफ में, ठीक है। और फिर उनका हल विलोपन विधि से करना है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, और जो आपको ज्ञात करना है उसे अंग्रेजी का अक्षर x और y मान के सवाल को हल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो, हमें भिन्न ज्ञात करनी है। पहले भी हम एक सवाल आ चुका है ऐसा। भिन्न ऐसे होती है ना, 3/7, ये भिन्न है तो ऊपर वाली संख्या कहलाती है अंश और नीचे वाली कहलाती है हर। मतलब भिन्न में अंश भी होता है और हर भी होता है। तो मैंने क्या बताया, जो आपको ज्ञात करना है उसे आप अंग्रेजी का अक्षर x और y मानोगे। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो भिन्न में माना भिन्न का जो अंश है वो तो x है और हर क्या है, y है। तो सबसे पहले मान लो, ये माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, बताओ बेटा क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और माना भिन्न का हर क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो बताओ भिन्न क्या बनी, अंश आता है ऊपर और हर आता है नीचे। भिन्न बन गए आपके x/y। आगे बात समझ में। अब देखो, प्रश्नानुसार प्रत्येक सवाल में आपके 2 स्थितियां आती है भाई, ठीक है ना। और दोनों स्थितियों से कितने समीकरण बनेंगे, 2। पहली स्थिति में देखो, हंस में 1 जोड़ दो और हर में 1 घटा दो तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। देखो, इसने कहा है हंस में 1 जोड़ो, हंस ऊपर वाला है उसमें तो 1 जोड़ दो, और हर नीचे y, इसमें कितना घटा दो, 1 घटा दो। हर में तो 1 जोड़ दो और अंश में 1 घटा दो तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। पहली कंडीशन यही है, अंश में 1 जोड़ दो और हर में 1 घटा दो तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। हल करेंगे इसको। देखो, ये भाग में तो इधर गुणा में चल जाएगा, भाग में तो काय में चल जाएगा, गुणा में। तो देखो, x + 1 बराबर 1 को इन दोनों से गुणा करोगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें समीकरण बनाना है। तो y का इधर पक्षांतर कर लो और 1 का उधर कर दो। तो x, ये y प्लस का है तो माइनस का, उधर -1 है सही, ये 1 प्लस का है तो माइनस का। तो x - y बराबर -1 और -1 हो गया -2, और ये बन गया समीकरण नंबर 1। देखो कितने आसान तरीके से हमने समीकरण बना लिया पहली स्थिति के अनुसार। अब देखो सेकंड स्थिति में क्या लिखा है। अब लिखा है यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। अब केवल हर में 1 जोड़ना है, ठीक है। अब देखो, हंस में तो कुछ भी मत जोड़ो और हर में 1 जोड़ दो, हंस को जैसे रहने दो, हर में कितना जोड़ दो, 1 जोड़ दो तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है, ठीक है। हर में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। अब हल करो तो यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा। 2 तो x से गुणा हो जाएगा और ये y + 1 1 से गुणा हो जाएगा। तो 2 को 1 से किया 2x, और y + 1 को 1 से किया तो y + 1 ही आएगा। अब y का इधर पक्षांतर कर लो तो ये हो गया 2x - y बराबर 1, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो देखो, सबसे आसान है बेटा समीकरण बनाना। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, डेली सवाल करते हो तो बड़ी आसानी से आप लोग समीकरण भी बनाओगे और सवालों को भी हल कर पाओगे। देखो, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपका गणित बेहतर होती जाएगी, गणित आपकी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, बार बार सवालों को हल कीजिएगा, और आपको मैं हेल्प कर ही रहा हूं तो आप गणित आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखो, हम समीकरण बन गए। अब बेटा विलोपन विधि लगानी है। तो विलोपन विधि के लिए लेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2। देखो, 1 तो क्या है,
एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब देखो विलोपन विधि में मैंने आपको क्या बताया था, किसी एक राशि मतलब कोई एक जो चर है x या y, उसका गुणांक आपको बराबर करना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ x का गुणांक 1 है, लेकिन यहाँ x का गुणांक 2 है। अब यहाँ देखो y का गुणांक 1 है और y का गुणांक यहाँ भी 1 है, तो देखो y का गुणांक ऑलरेडी बराबर है, तो आपको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बराबर नहीं होते, मान लो x को बराबर करना चाहे तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लाने, तो सबको 2 से गुणा कर देते, लेकिन यहाँ तो y बराबर है ना पहले से। अब बराबर है तो आप देखो समीकरणों को जोड़ोगे या घटाओगे, यहाँ भी चिन्ह माइनस का, यहाँ भी चिन्ह माइनस का, समान चिन्ह हो तो आपको बाकी करनी है। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, y लिख दो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। अब जब हम बीजगणित में बाकी करते हैं तो नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस और प्लस का है तो माइनस, ठीक है। अब देखो 2x तो है माइनस का और 1x है प्लस का, 2x में से 1x घटाओ तो 1x बचेगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। y माइनस का y प्लस का कट गया। अब इधर देखो 1 और 2 ये हो गए माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया तो x का मान आ गया आपके पास 3, मतलब x हमने क्या माना था, अंश माना था, तो अंश कितना आ गया भाई, 3 आ गया। अब हर ज्ञात करना है तो x का मान या तो रखो समीकरण 1 में या रखो समीकरण 2 में, आपके y का मान आ जाएगा। तो लिखते हैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखो, ये रहा, x की जगह x का मान 3 माइनस का y और बराबर -2, मान में y का ज्ञात करना है तो 3 का उधर पक्षांतर करो, 3 प्लस का है तो माइनस का, तो यहाँ माइनस वाई बराबर माइनस का 2 तो है सही और माइनस का 3, माइनस का y बराबर दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। देखो बड़ी आसानी से सवालों को हल किया जा सकता है, बस आप मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, गणित प्रैक्टिस मांगती है भाई, ठीक है। अब देखो हमें बताओ भिन्न क्या हो गई, भिन्न क्या हो गई, भिन्न हमने x बटा y मानी थी तो x का मान आ गया 3 और y का मान कितना आ गया भाई 5, तो भिन्न आपके बढ़ गई 3 बटा 5। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और वैसे डाउट तो मैं छोड़ता भी नहीं हूँ, डाउट आपको होना भी नहीं चाहिए, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका या उतार लीजिए। अब देखो भाई सवाल नंबर 2, ध्यान से समझना, आयु से संबंधित सवाल है। हम पिछली जो प्रश्नावली थी 3.2 उसमें भी हमने आयु से संबंधित सवाल किया था ना, तो सेम टू सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर भी क्या करनी है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, हमें ज्ञात करनी है नूरी की आयु और सोनू की आयु। तो बेटा बताया मैंने, जो आपको ज्ञात करना है वो आपको मानना पड़ेगा, तो माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष मान लेंगे। तो माना नूरी की आयु बताओ क्या मान लेंगे, x वर्ष, और माना सोनू की आयु इसको मान लो बेटा तुम y वर्ष, मान लिया। अब करेंगे प्रश्नानुसार, प्रत्येक सवाल में 2 स्थितियां होगी। देखो पहली स्थिति, आयु से संबंधित कोई सा भी सवाल आ जाए जिनकी आपको आयु ज्ञात करनी है, दोनों के नाम लिखो भाई। पहले तो लिखो नूरी की आयु, एक तो नूरी और एक है सोनू, दोनों लिख लिए। अब इनके नीचे दोनों की वर्तमान आयु लिख लो, बताओ इस नूरी की कितनी है x, सोनू की कितनी है y, ठीक है। मान सबसे पहला काम यही करना है आयु से संबंधित सवालों में। मैंने पहले भी बताया था ना आपको, जेकब और उसकी पुत्री के बारे में ऐसा सवाल आया था। अब देखो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, अगर पहले की बात हो, पूर्व की बात हो, पहले की बात हो या पूर्व की बात हो तो आपको दोनों तरफ कम कर देना है, घटा देना है। 5 साल पहले की बात हो रही है तो इधर से भी 5 कम कर दो और इधर से भी 5 कम कर दो। अगर बाद की बात हो तो प्लस करना है, पहले की बात हो तो माइनस करना है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की, तो सोनू को 3 से गुणा कर दो और बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो। सबसे पहले दोनों नाम लिख लेंगे, दोनों की वर्तमान आयु लिख लेंगे। अगर पहले की बात हो रही है तो घटा देंगे, बाद की बात हो रही है तो जोड़ देंगे।
और गुणीय तो गुणा कर देंगे। ठीक है, हल करो। x माइनस 5 बराबर 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 3y और माइनस 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखो हमें समीकरण बनाना है तो 3y का इधर पक्षांतरण और 5 का उधर, तो ये आएगा x माइनस 3y माइनस 15 तो है ही सही, और ये प्लस का 5, ये प्लस का था माइनस का गया, माइनस का था प्लस का गया। x माइनस 3y बराबर 10 में से 5, 15 में से 5 घटाएंगे 10 बचेंगे किसके, माइनस के, और ये बढ़ गया समीकरण नंबर 1। देखो कितनी आसानी से बना लिया पहली स्थिति के अनुसार। अब देखो दूसरी स्थिति में भी वही करना है, एक तरफ तो लिखेंगे नूरी और एक तरफ लिखेंगे सोनू। नूरी की प्रेजेंट आयु कितनी है x, सोनू की कितनी है y, लिख दिया। अब देखो आगे पढ़ो, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद की बात हो रही है, बाद की बात हो रही है तो जोड़ो, इधर भी 10 जुड़ेगा और इधर भी 10 जुड़ेगा, क्योंकि अगर आयु घटेगी तो दोनों की घटेगी और बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ती है। एक की आयु घटती है, एक की आयु बढ़ती नहीं है, दोनों की, इसलिए दोनों तरफ जोड़ना है। क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी, तो 2 से गुणा कर दो और बीच में क्या लगा दो, बराबर। ठीक है, हल करो। x प्लस 10 बराबर, अंदर गुणा करो, 2 को y से करेंगे 2y प्लस 10 दूनी हो गया 20, 10 तो उधर ले जाओ, 2y इधर ले आओ, तो x माइनस 2y, 20 तो है ही सही, ये 10 प्लस का है तो माइनस का, तो x माइनस 2y बराबर 10 बच गया, 20 में से 10 गया 10, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो बताओ बेटा समीकरण बनाने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, बना लोगे। अब लेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 और विलोपन विधि लगाएंगे जो सबसे आसान है। तो यहाँ देखो समीकरण नंबर 1 व 2 से देखो, एक तो ये रहा, क्या है भाई, x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर है माइनस का 10, ये तो है समीकरण नंबर 1। और 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर है आपके 10, ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं विलोपन विधि में, एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ x का गुणांक 1 और यहाँ भी 1 पहले से बराबर है तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, समान चिन्ह हो तो आपको घटाना है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाएंगे तो नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। देखो x प्लस का x माइनस का कट गया, 3y तो है माइनस का और 2y है प्लस का, तो 3 में से 2 गया तो 1y बच गया माइनस का, माइनस का 10 और माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान आ गया 20। ठीक है, अब देखो y हमने क्या मानी थी, सोनू की आयु, सोनू कितने साल का है, 20 साल का है भाई। ठीक है, अब नूरी की आयु ज्ञात करनी है तो y का जो मान है वो या तो समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये रहा 1, x माइनस 3 इंटू वाई की जगह आएगा 20 और बराबर माइनस का 10, x माइनस ये हो गया आपके 60, 20 थी या 60 उधर भेज दो, प्लस माइनस का है तो प्लस का जाएगा, तो माइनस 10 और प्लस का 60, तो x का मान आ गया भाई 50 आ गया भाई। अब x हमने क्या मानी थी, सोनू की आयु, तो बताओ बेटा नूरी, नूरी नूरी सोनू की नहीं, नूरी, नूरी की आयु बताओ, नूरी कितने साल की है, ये हो गया आपके 50 वर्ष। ठीक है ना, और सोनू कितने साल का है, सोनू की आयु, सोनू 20 साल का है ना, वाई का मान 20 है ना, तो ये 20 वर्ष। ठीक है, कंप्लीट समझ में आ गया भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए। अब देखो भाई सवाल नंबर 3, ध्यान से समझना है, ध्यान से सवाल को पढ़ो है ना, समीकरण बनाओ और विलोपन विधि लगाओ। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2 अंकों की संख्या है जिसको जोड़ने पर 9 आता है, मतलब वो संख्या आपके 27 हो सकती है। देखो जोड़ने पर 9, 2 अंक है, 7 और 2 9 थे, वो संख्या आपके 72 हो सकती है, वो संख्या आपके 63 हो सकती है, वो संख्या 36, वो संख्या 54, वो संख्या 45, इनमें से कोई सी भी संख्या हो सकती है जिसके अंकों 2 अंकों का योग कितना है, 9 है। देखो 4 और 5 9, 3 6 9, 7 और 2 9। ठीक है, 2 अंकों का योग 9 होना चाहिए। अब देखो 2 अंकों की संख्या में बेटा एक तो होता है इकाई का अंक और एक होता है दहाई का अंक, एक तो इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। और देखो 2 अंकों की संख्या बढ़ानी हो तो 2 अंकों की संख्या कैसे बनाते हैं,
देखो जैसे मान लो 27 ही बनाना है तो इकाई का अंक तो 1 से गुणा होगा और जो दहाई का अंक है वो 10 से गुणा होगा। इकाई के अंक को तो 1 से गुणा करते हैं और दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं। तो देखो 10 दूनी 20, 7 एकम 7, 20 और 7 हो गया 27। बढ़ गई ना संख्या। इकाई के अंक को 1 से गुणा और दहाई के अंक को 10 से गुणा किया जाता है, जब तब संख्या बनती है। अब देखो हमें दो अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो दो अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। तो जो हमें ज्ञात करना होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो बताओ बेटा क्या मानेंगे। माना इकाई का अंक तो है x और दहाई का अंक है y। तो बताओ क्या लिखोगे सबसे पहले। माना संख्या में इकाई का अंक, बताओ क्या मान लो x, और माना संख्या में दहाई का अंक क्या मान लो, y मान लो। तो बताओ वह संख्या क्या बनी, वह संख्या क्या बनेगी रे। बताओ मैंने क्या बताया, इकाई के अंक को तो किससे गुणा करना है, 1 से, और दहाई के अंक को 10 से गुणा करना है। इकाई का अंक x है, 1 से गुणा होगा 1 ही आएगा, प्लस दहाई का अंक y है, 10 से गुणा होगा तो आएगा 10y। तो संख्या बन जाएगी x प्लस 10y, या ऐसे लिख दो, आगे लिख दो इसको, इकाई के अंक को तो 1 से गुणा और दहाई के अंक को 10 से गुणा। ठीक है, तो संख्या क्या बन गई, x प्लस 10y। समझ में आ रही है बात। अब देखो प्रश्नानुसार दो समीकरण बनेंगे। तो देखो पहली स्थिति क्या कहती है, पहली स्थिति कहती है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है मतलब 2 और 7 9 होता है, मतलब इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर कितना होता है, 9 होता है। तो बताओ इकाई का अंक कितना है, x, है ना। या ऐसे हिंदी में लिखने लिख दो, दो अंकों की संख्या का योग बताओ कितना है, 9। अब दो अंक x प्लस y, दोनों को जोड़ने पर 9 आ गया, ये बन गया समीकरण नंबर 1। बिल्कुल आसान है ना। अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या लिखा है, इस संख्या का 9 गुणा, दो अंकों की संख्या ये है, ये x प्लस 10y का 9 गुणा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, संख्या का 9 गुणा, संख्या का कितना गुणा, 9 गुणा। क्या है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है। क्या है, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुणा है, तो ये 2 से गुणा कर देंगे। जो संख्या है उसका तो 9 गुणा, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है। ठीक है, अब देखो वो संख्या क्या है, x प्लस 10y का तो 9 गुणा। अब ये किसके बराबर है, इस संख्या के अंकों को पलट दो, अंकों को पलट दो मतलब इकाई की जगह तो लिया हो दहाई का और दहाई की जगह लिया हो इकाई का, मतलब x की जगह तो आ जाएगा y और y की जगह आ जाएगा x। संख्या के अंकों को पलट दे, देखो इस संख्या का तो 9 गुणा किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटो, 72 हो गया, इसका कितना गुणा, 2 गुणा, ये दोनों बराबर है। तो संख्या को उल्टा कर दो, x की जगह y, y की जगह x, तो यहाँ x की जगह तो आ जाएगा y प्लस 10 और y की जगह आ जाएगा x, और इसका कितना गुणा, 2 गुणा। ठीक है, हल करो, 9 को अंदर गुणा करेंगे तो 9x प्लस ये हो गया 90y। ठीक है, बराबर है ना। अब उधर देखो, 2 को y से करेंगे तो 2y और 2 को x से करेंगे तो 20x, सॉरी 10 को x से करेंगे तो 20x हो गया। अब देखो समीकरण बनाना है तो सबका इधर पक्षांतर करो, क्योंकि इसमें गणित वाला अकेला अचर पद तो है, अचर पद है नहीं ना, इसलिए सबको इधर ले आओ। 9x प्लस 90y तो पहले से ही है, माइनस का 2y और माइनस का 20x और बराबर में 0। ठीक है, हल करो, देखो 20x तो है माइनस का, 9x है प्लस का, 20 में से 9 घटाएंगे तो बच गए माइनस के 11x, और देखो यहाँ 90y में से 2y घटाएंगे तो ये बच गया आपके 88y, और बराबर में कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब बढ़ गया समीकरण। अब आप इसको छोटा भी कर सकते हो, क्योंकि देखो 11 का भाग दे रहा है सब में 11 का भाग दे दो, 11 का भाग दिया तो माइनस x बचेगा, 11 8 88 और 11 का भाग दिया तो 0 बार ही जाएगा, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो बताओ बेटा समीकरण बनाने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, बना लोगे समीकरण बड़ी आसानी से। अब समीकरण बनने के बाद विलोपन विधि लगाओ समीकरण नंबर 1 व 2 में, तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से बताओ बेटा समीकरण नंबर 1 तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 9,
ये तो है पहला समीकरण। और दूसरा क्या है, माइनस का x प्लस का 8y बराबर में 0, ये है समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि में चर के एक गुणांक को बराबर करते हैं तो यहाँ x ऑलरेडी बराबर है, ठीक है। अब यहाँ तो ये प्लस का और यहाँ माइनस का, अलग अलग चिन्ह हो तो जोड़ना है, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब x प्लस का x माइनस का कट गया, 1y और 8y हो गया 9y, और 9 में 0 जोड़ा तो 9। मान y का चाहिए, गुणा है तो भाग में, तो y का मान आएगा 9/9, तो y का मान आएगा कितना, 1 आ गया। अब बेटा क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो y का मान समीकरण 1 में रखो। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, ये रहा 1, x का तो x प्लस y की जगह 1 बराबर 9, x बराबर 1 को उधर भेज दो तो 9 माइनस 1, तो x का मान आ गया भाई 8 आ गया। तो इकाई अंक भी आ गया और दायक अंक भी आ गया। तो बताओ वह संख्या क्या बनी, वह संख्या क्या बनी, वो संख्या क्या थी, x प्लस 10y थी ना, तो x का तो 8 प्लस 10 इंटू y की जगह y का मान कितना है भाई, y का मान 1, तो 8 प्लस 10 18, संख्या क्या हो गई भाई, 18 हो गई। आ गया समझ में? कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। और बहुत अच्छा सवाल है, उतारिए भाई। अब देखो बेटा सवाल नंबर 4, ध्यान से समझना। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखो मीना एक लड़की 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है। अब वो खजांची मतलब कैशियर, जो बैंक में पैसे देने वाला होता है ना, उसे कहा कि मुझे केवल 50 रुपये 100 रुपये के नोट ही चाहिए। अब बैंक वाले ने उसे टोटल 25 नोट दिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो 50 रुपये के उसको कितने नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले, उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो बताओ बेटा, जो हमें ज्ञात करना होता है वो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। एक तो 50 रुपये के नोटों की संख्या और एक 100 रुपये के नोटों की संख्या मान लेते हैं। तो 50 रुपये के नोट मान लीजिए x है और 100 रुपये के नोट y है। तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, क्या मान लो बेटा, इसे मान लो आप x, और माना 100 रुपये के नोटों की संख्या, बताओ क्या मान लो बेटा, इसे मान लो आप y। मान लिया। अब देखो प्रश्नानुसार बताओ प्रत्येक सवाल में कितनी स्थितियां होगी, 2। अब देखो 2 स्थितियां इसमें क्या क्या है। एक तो नोटों का कुल मूल्य 2000 है और एक नोटों की कुल संख्या 25 है ना। नोटों का कुल मूल्य मतलब 50 रुपये के नोटों का मूल्य और 100 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो जाता है, 2000 हो जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 50 रुपये के नोटों का मूल्य, ठीक है, प्लस 100 रुपये के नोटों का मूल्य, बताओ कितना है भाई, ये है 2000। समझ में आ रही है बात कि दोनों का टोटल 2000 रुपये निकाल रही है ना। तो 50 रुपये के नोटों का मूल्य और 100 रुपये के नोटों का मूल्य दोनों का कितना हो गया, 2000 हो गया। अब देखो मूल्य कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको 50 रुपये के 10 नोट मिले, 50 रुपये के कितने नोट मिले, 10। तो बताओ आपके पास टोटल मूल्य कितना हो गया, 500। गुणा करते हैं ना, यानी कि नोटों की संख्या को नोट के मूल्य से गुणा कर देते हैं। तो देखो जैसे 50 रुपये के नोटों का मूल्य निकाल रहा है तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x है। तो बताओ 50 को किससे गुणा कर देंगे, x है। नोटों की संख्या को नोट के मूल्य से गुणा करने पर उसका मूल्य निकल जाता है। तो देखो 50 को x से गुणा किया तो 50x। इसी प्रकार 100 रुपये के नोटों का संख्या y है तो मूल्य 100 है, तो 100 को y से गुणा कर दो तो 100y, और बराबर में हो गया 2000। बन गया समीकरण बड़ी आसानी से। आप इसे छोटा कर सकते हो। किसका भाग जा रहा है सब में, 50 का। 50 का भाग दे तो समीकरण छोटी हो जाएगी। तो 50 का भाग दिया, 50 से 50 खत्म, x, 50 दूनी 100 और 50 का भाग इसमें देंगे ना तो ये जाएगा आपके 40 बार, ठीक है, भाग देना आप 40 बार जाएगा। और ये बढ़ गया समीकरण नंबर 1। बताओ किसी बच्चे को कोई समस्या समीकरण बनाने में, पड़ जाएगा। अब देखो दूसरी शर्त में क्या कहा है, नोटों की संख्या 25 है, यानी कि नोटों की संख्या, टोटल नोट कितने मिले उसे, 25 नोट मिले।
अब 25 नोट में क्या क्या है, एक तो 50 रुपए का नोट और एक 100 रुपए का नोट। तो 50 रुपए का नोट कितना है x, 100 रुपए का नोट कितना है y, और बराबर हो गया कितना 25। ये बन गया समीकरण नंबर 2। संख्याएं है तो संख्या डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। तो बताओ समीकरण बनाने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो अब समीकरण 1 व 2 लेंगे और बेटा ज्ञात कर लेंगे नोटों की संख्या। तो लगाओ समीकरण नंबर 1 व 2 से बताओ बेटा, एक तो क्या है x प्लस 2y बराबर 40 और दूसरा क्या है x प्लस वाई बराबर 25। जैसे ही समीकरण लोगे क्या करोगे बताओ, एक चर के गुणांक को बराबर करेंगे। यहाँ देखो x का पहले से बराबर है ना, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, समान चिन्ह होने पर घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस और ये भी माइनस। x प्लस का x माइनस का कट गया, 2y में से 1y घटाएंगे तो 1y बचेगा, और 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 बचेंगे। तो y का मान आ गया 15, और y हमने 100 रुपए के नोटों की संख्या मानी थी। 100 रुपए कितने नोट मिले, 15 नोट मिले। अब देखो 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो y का मान या तो 1 में रखो या 2 में रखो। तो मैं लिखता हूं y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, मर्जी है जिसमें रखो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 2 ये रहा देखो, x का तो x प्लस y की जगह y का मान 15 और बराबर में कितना है पीछे, बराबर में 25। मान x का चाहिए तो उधर भेज दो, तो x बराबर हो गया 25 माइनस 15, तो x बराबर हो गया भाई 10। आ गया समझ में। तो बताओ लिख दो 50 रुपए के नोट बताओ कितने मिले 10, और 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट कितने मिले भाई 15। तो देखो कुल नोट 25 हो गए, 10 और 15 25 हो गए कुल नोट। अब मूल्य भी इनका कितना हो जाएगा 2000। 100 रुपए के 15 नोट है तो कितने पैसे हो गए 1500, और 50 रुपए के 10 नोट है 500, 1500 और 500 कितना हो गया भाई 2000। आ गया समझ में। तो उतारिए स्क्रीनशॉट। एक सवाल और बचा है, पहले आप इसे उतारिए। अब देखो सवाल नंबर 5 आखिरी सवाल है, इसके बाद आपके प्रश्नावली 3 समाप्त हो जाएगी और हम कल प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण को स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है आप पढ़ोगे और दूसरों को भी बताओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट, किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, जो किराए पर पुस्तकें देता है। अब उसने एक नियम बना रखा है कि 3 दिन का तो फिक्स किराया है, चाहे आप पुस्तक 3 दिन रखो या 2 दिन रखो, चाहे 1 दिन रखो, 3 दिन के पैसे लगेंगे। उसके बाद आप जितने भी दिन रखते हो प्रत्येक दिन का अलग से किराया लगता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी और 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। एक तो नियत किराया ज्ञात करना है और एक प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बेटा इस प्रकार के सवाल में मैंने बताया रखा है, जो आपको ज्ञात करना है वो आपको मानना पड़ेगा। अब देखो क्या ज्ञात करना है, नियत किराया, और नियत किराया कितने दिन का है 3 दिन का, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना नियत किराया, और नियत किराया कितने दिन का है 3 दिन का, और बताओ क्या मान लो, उसे मान लो x रुपये, और माना प्रत्येक दिन का किराया, बताओ क्या मान लो, इसे मान लो आप y रुपये, मान लिया। अब करेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रत्येक सवाल में 2 स्थितियां होगी। पहली स्थिति में देखो क्या है, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। अब सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखी तो 27 रुपये दिए। अब बेटा 7 दिनों में 3 दिनों का तो नियत किराया लगेगा, 3 दिन तक तो नियत किराए में आ जाएगा, और बचे कितने दिन 4 दिन, और 4 दिन का एक्स्ट्रा किराया लगेगा। भाई 3 दिन तो नियत किराया है तो 3 दिन तो वो काउंट हो जाएगा, 7 दिन रखी तो 4 दिन का है तो एक्स्ट्रा देनी पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले यही है, लिखो क्या लिखा है, सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखने का किराया, बताओ कितना है, ये है 27 रुपये।
सरिता के 7 दिन पुस्तक रखने का किराया 27 रुपये है। अब इन 7 दिनों में क्या है, एक तो नियत किराया कितने दिन का, 3 दिन का, और टोटल 7 है, और तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा, 4 दिन का किराया, और दोनों मिला के कितना रुपया दिया, 27 रुपये। ठीक है, अब नियत किराया 3 दिन का क्या मान लिया, x प्लस अब 1 दिन का किराया y, तो 4 दिन का 4y बराबर 27। ये बन गया समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 2 बनाएंगे दूसरी स्थिति से। सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। अब इसने 5 दिन तक पुस्तक रखी, तो 5 दिन में 3 दिन तो नियत किराया, और बचे कितने दिन, 2 दिन का अतिरिक्त लगेगा। तो देखो यहाँ लिखो, सुशी के 5 दिन पुस्तक रखने का किराया। बताओ, सुशी ने 5 दिन पुस्तक रखी तो 21 रुपये दिए। अब इस 5 दिन में क्या क्या आएगा, एक तो नियत किराया। अब बताओ नियत किराया कितने दिन का, 3 दिन का। ठीक है, और 2 दिन एक्स्ट्रा रखी तो 2 दिन का किराया आएगा, 2 दिन का किराया, और टोटल कितना चुकाया, 21 रुपया। अब नियत किराया 3 दिन का x है, तो 3 दिन का x आ जाएगा। 1 दिन का किराया y है, तो 2 दिन का 2y हो जाएगा, और बराबर 21। ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो उम्मीद है आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। समीकरण बनाने में आपको कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हमेशा मेहनत करने वालों की ही जीत होती है। और अगर अपना भविष्य आपको बनाना है तो शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है इस दुनिया में। ये गरीबी मिटा सकता है, बेरोजगारी मिटा सकता है, अपने परिवार का मान सम्मान, हर चीज दुनिया में आपको शिक्षा ही दे सकती है। ठीक है, तो चलिए विलोपन विधि लगाएंगे। अब यहाँ करता हूं मैं। अब लेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। बताओ बेटा, एक क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27, और 2 क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 21। विलोपन विधि में एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी बराबर है, यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी प्लस का, तो समान चिन्ह होने पर बाकी करो, घटाने पर घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, x प्लस का x माइनस का कट गया, 4y में से 2y घटाओ तो 2y बच गया, 27 में से 21 घटाओ तो 6 बच गया। मान y का चाहिए, गुणाए तो भाग में, तो y का मान आएगा 6/2, और y का मान आएगा आपके 3। y हमने क्या माना, प्रत्येक दिन का किराया, मतलब 1 दिन का किराया 3 रुपये लेगा भाई वो। ठीक है, अब नियत किराया भी ज्ञात करना है, तो y का मान या तो रखो 1 में या रखो 2 में, तो लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये रहा, x का तो x, 4 × y की जगह आएगा 3, और बराबर हो गया भाई 27। तो 4 × 12 उधर भेज दो, प्लस का है तो माइनस का, 27 माइनस 12, तो ये x का मान आएगा आपके 15। कितना है भाई, 15। तो नियत किराया तो आ गया 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना आ गया, 3 रुपये। तो यहाँ लिख दो नीचे, नियत किराया कितना है बेटा, 15 रुपये, और प्रतिदिन का किराया या प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है भाई, 3 रुपया। तो ये आपके प्रश्नावली समाप्त, 3.3 भी समाप्त और प्रश्नावली 3 भी समाप्त। सिलेबस बहुत कम कर दे वैसे आपका इस बार। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करा करो और लाइक सपोर्ट करो यार, तो मज़ा आएगा ऐसे पढ़ाने में। ऐसे मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं 4 प्रश्नावली कल से स्टार्ट कर दूंगा, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए।